नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 3 विषयों पर बात करेंगे। एक, अमित शाह साहब ने स्टेटमेंट दिया है, जो गँवाया है उसे वापस लेकर रहेंगे। कश्मीर पर एक पुस्तक का विमोचन कर रहे थे, उसको जारी कर रहे थे। ज़ाहिर है, जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा 1947-48 में गँवा दिया था, नेहरू की गलतियों और बेवकूफ़ियों की वजह से, उसी को वापस लेने की बात वो कर रहे हैं। पर कोई पहली बार तो नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी खुद अमित शाह कह चुके हैं, प्रधानमंत्री कह चुके हैं, हमारे रक्षा मंत्री कह चुके हैं, विदेश मंत्री भी कह चुके हैं। तो सवाल ये है कि कब वापस लेंगे? फिर इससे जुड़े हुए कुछ दूसरे पहलू भी हैं, क्योंकि चीन का हित भी अब पीओजेके के उस हिस्से से जुड़ा हुआ है जिसको हम वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो ये कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट क्या होंगे? इन पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि अमेरिका में 24 घंटे के भीतर ही 3 जगह आतंकवादी वारदातें हुई हैं। वैसे तो एक जगह और विस्फोट हुआ है, लेकिन उसको आतंकवाद से नहीं जोड़ा जा रहा है। लेकिन 24 घंटे में जो अमेरिका अपने को सबसे ज़्यादा सेफ घोषित करता है, वहाँ अगर 24 घंटे के भीतर 3 विस्फोट हो रहे हैं, तो क्या ये 20 जनवरी से पहले ट्रंप का स्वागत शुरू हो चुका है? इस पर भी चर्चा करेंगे। और फिर बांग्लादेश के बारे में थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। 20 जनवरी के बाद बांग्लादेश में कुछ बदलने वाला है क्या? या ऐसे ही चलता रहेगा और बस ट्रंप हिंदुओं से अपना प्रेम प्रदर्शित करते रहेंगे, कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जियोपॉलिटिकल मामलों के बहुत ही माहिर आदि अचिंत जुड़ रहे हैं। आदि जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो दर्शक यही जानना चाहेंगे, अमित शाह साहब ने फिर से कहा है जो गँवाया है उसको वापस लेंगे। इसके मायने क्या हैं? नहीं सर, बात तो ठीक है। यहाँ पर देखिए जो हमारा चीज़ है वो हमारी चीज़ है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। मेरे से आप पर्सनली पूछेंगे तो मैं एग्री नहीं करता इन चीज़ों को। मैं तो हमेशा एक थोड़ा-सा ओपोनेंट रहा हूँ कि साहब लैंड हमारा है, लैंड तो पूरा पाकिस्तान हमारा है, बांग्लादेश हमारा है, सारा कुछ हमारा ही है। लेकिन उन लोगों का क्या करेंगे उसके बारे में हमको बड़ा ध्यान से सोच लेना चाहिए। हैविंग सेड दैट सर, अमित शाह जी के ये जो रेगुलर बयान होते हैं इन चीज़ों के ऊपर, रेगुलर तो नहीं, अभी पिछले 1 डेढ़ साल से हमने देखा है ये आने शुरू हो गए हैं बार-बार। अ, ये अच्छी बात है सर, क्योंकि इससे इससे क्या होता है, दूसरी साइड में थोड़ा प्रेशर बना रहता है और इस टाइम पे आपको पता ही है पाकिस्तान की वैसे भी हालत खराब है, प्रेशर लगा हुआ है ज़बरदस्त तरह से, तो अच्छा है कि ऐसे प्रेशर उनके ऊपर बनाए रखना चाहिए। एंड दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर देखिए वो जो एक एरिया है, इस जगह का पूरा नक्शा बदलेगा अभी थोड़े टाइम के अंदर। ये पूरा रीजन आप देखें, सीरिया से लेकर यहाँ तक पूरा रीजन का नक्शा बदलेगा और जैसे-जैसे बदलेगा सर, जिसके हाथ में जो उसके बाद आएगा वो आना ही है। तो उसके बारे में कोई डाउट हमको होना नहीं चाहिए। हैविंग सेड दैट सर, कश्मीर के अंदर ऐसा नैरेटिव अगर आप देते हो, कश्मीर के अंदर देखिए सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पर चीज़ें बदली ज़रूर हैं, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य अभी भी हैं जो उस चीज़ों को मानते नहीं हैं और उनको वापस लेके जाना चाहते हैं पुराने ज़माने के अंदर। ये चीज़ हमको पता है, पॉलिटिकल उनका एक नैरेटिव भी रहता है, ये भी रहता है। तो उस चीज़ को काउंटर करने के चक्कर में भी ये स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं कि साहब देखिए, आप तो ये इसकी बात कर रहे हो कि ये लेके जाओगे कहीं पे, हम तो अ, दूसरा लेके आने की बात कर रहे हैं, तो आप ज़रा थोड़ा अपने जो प्रायोरिटी है उसको ज़रा सीधे कर लो। पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, वहाँ पर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कि 370 के कवच के अंदर यहाँ पर टेररिज़्म होती थी। तो ये बड़ी लोकल पॉपुलेशन को भी मैसेजिंग है, ये वहाँ की जो सरकार है उसको भी मैसेजिंग है कि साहब थोड़ा ध्यान से रहिए, आपको हम नोटिस कर रहे हैं। जो आप लोग चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पर, आप नोटिस कर रहे हैं और मेरे हिसाब से सर 2026 तक इनको थोड़ा-सा लूज़ रोप दिया जाएगा। उसके बाद आई डोंट थिंक एक टॉलरेंस लेवल रहेगा देश के अंदर कि ये जो भी उल्टे-सीधे अगर कुछ करामात होते हैं, अभी तक तो ख़ैर इतना कुछ नहीं हुआ। आते साथ इन लोगों ने 370 का पूरा ड्रामा रचा था, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। उसके बाद हमने देखा उमर अब्दुल्ला तो एकदम पलट गए और दूसरी तरफ की बात करनी शुरू हो गई, ये सब हो गया। तो कई लोगों ने बोला यार इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, क्या हो गया है? बट देखिए ये
पॉलिटिकल पोज़ीशनिंग होती है सर, आपको भी पता है, हमको भी पता है, ये करते हैं ये लोग। जब उनको पता है किस तरफ गंगा बह रही है, तो उस तरफ वो भी खड़े हो जाते हैं, उनको भी पता है यार दूसरी तरफ से तो कुछ है नहीं। तो अगर हमको यहाँ से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ले लो, और वैसे भी अगर अपने स्टेट में कुछ भी काम कराना है इनको, बिना सेंट्रल के ये लोग कुछ कर नहीं सकते। तो उमर अब्दुल्ला स्मार्ट आदमी है सर, उसको भी पता है कि साहब अगर मैं ये लड़ाई झगड़े के चक्कर में रहा तो कुछ होना नहीं है, तो चलो ठीक है। तो ये एक ऑल राउंड मैसेजिंग है सर, बाहर की भी मैसेजिंग है, अंदर की भी मैसेजिंग है, और अपना एक जो नज़रिया है वो बार-बार रखना भी इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो कहीं ये ना बोला जाए कि यार अपनी आप जगह को भूल गए, आप तो कभी बोलते ही नहीं हो इसके बारे में। तो ये चीज़ें भी होती हैं सर, ये पॉलिटिकल कंपल्शंस भी हैं, नैरेटिव का भी काम है इसके अंदर, और लार्जर कश्मीर में एक मैसेज देने का भी काम होता है कि देखो हम भूले नहीं हैं। आदि जी, अभी आपने कहा है कि निकट भविष्य में या जब भी कुछ नक्शा बदलेगा, थोड़ा-सा विस्तार से बताइए इसके सर बारे में। नक्शा नक्शा तो ऑलरेडी बदलने शुरू हो गए हैं सर, अगर आप देखिए सीरिया के अंदर, तो सीरिया तो 3 देशों में ऑलरेडी बँट चुका है। एक टर्की में बँट गया है, एक कुर्दिस्तान बनने की कोशिश हो रही है अभी वहाँ पर, जिसमें अमेरिका का हाथ है, उसके बाद ऊपर से नीचे से इज़राइली ने ले लिया है, तो सीरिया तो टूट गया ऑलरेडी, नक्शा तो वहाँ का ऑलरेडी बदल गया है। और सीरिया जैसी जो एंटिटी एक टाइम पे थी, आई डोंट थिंक उसके अंदर कभी कोई, मेरे हिसाब में अभी तो कोई, बोलते हैं ना, कोई लक्षण ऐसे दिख नहीं रहे कि वो सीरिया वापस वैसे ही देश बन जाएगा, जैसा पहले था। ऑलरेडी टूट चुका है वहाँ पर। आप इस तरफ देख लीजिए सर, अगला निशाना इसके बाद ईरान के ऊपर ही आएगा। ये तो पता ही है अभी जिस तरह से चीज़ें आगे जा रही हैं मिडल ईस्ट के अंदर और इस रीजन के अंदर, हमको दिखता ही है कि भई अगला निशाना भी ईरान पे आएगा। तो अगर ईरान पे निशाना आएगा तो यहाँ पर भी कुछ टूट-जोड़ होगा। लेकिन निशाना एक तरफ तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जहाँ पर अफ़गानिस्तानियों ने जिस तरह से पाकिस्तानियों की पीठें तोड़ी हैं, और कुछ जगह तो उन्होंने ऑलरेडी ले ली हैं। अब ये पाकिस्तानी क्या वापस लेंगे उनसे, क्या करेंगे? ये तो आप नक्शा तो ऑलरेडी बदल चुका है सर। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानियों का कुछ चलता नहीं है, बलूचिस्तान में उनका चलता नहीं है। तो 2 जगह तो ऑलरेडी, मतलब बलूचिस्तान ख़ैर फिर भी थोड़ा बहुत वहाँ पर जा जू सकते हैं पाकिस्तानी, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत फिर भी क्वेटा के अंदर गवर्नमेंट बैठती है, ग्वादर के अंदर थोड़े बहुत इनके इंस्टीट्यूशन है, आर्मी है, ये सब है। बट खैबर पख्तूनख्वा तो गया इनके हाथ से सर, बिल्कुल भी वहाँ पर अभी तो खड़ा होना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। और जिस तरह से पिछले 5-8 दिन में अफ़गानियों ने इनकी जो बैंड बजाई है, वहाँ पर 100 से ज़्यादा इनके सोल्जर्स मार दिए हैं, इतने ज़बरदस्त अटैक्स करे हैं। तो उसके हिसाब से तो ये बड़ा क्लियर है सर, और यहाँ पर आप देखिए इनके होम मिनिस्टर ने, मोहसिन नकवी है, क्या नाम है उसका? उसने 1 डेढ़ हफ्ता पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि साहब ये पश्तून और अफ़गान से हम बात नहीं करते हैं। तो उसने अपने आप ही पंजाबी वर्सेस पश्तून कर दिया वहाँ पर। तो अब पश्तूनिस्तान का जो एक रीजन बनना था, वो अब दिखता है कि वो ये आएगा, तो 2-3 साल के अंदर ये भी बन जाएगा। तो पाकिस्तान का जिस तरह से नज़रिया है और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, वो तो जाएगा ये काम से। एंड मेरा मानना यही है कि बांग्लादेश के अंदर भी यही होगा सर। एट द एंड ऑफ इट आपको दिखेगा बांग्लादेश टूटेगा, और क्योंकि ये जो चीज़ चल रही है आज बांग्लादेश में, सस्टेनेबल नहीं है। एंड जिस तरह से इनकी धीरे-धीरे करके हालत खराब होनी शुरू हो गई, जो-जो इन्होंने पिछले 20-30 साल में इकट्ठा किया था, ये 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट गँवाने के बैठे हैं। और आर्मी आर्मी के अगेंस्ट बीच में और यूनुस साहब के बीच में झगड़े शुरू हो चुके हैं। ये लोग कभी बोलते हैं हम 1972 की कॉन्स्टिट्यूशन को बाहर निकाल देंगे। बोला था 31 तारीख को हम ये करेंगे, उसके बाद इनको सपोर्ट नहीं मिली। हज़ार-हज़ार टका देके लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, लोग भी नहीं इकट्ठे हुए। तो कहीं गड़बड़ है, इनकी गवर्नमेंट की बिल्डिंग में आग लग जाती है, बड़ी टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें हो रही हैं सर इस टाइम पे बांग्लादेश में। तो ये टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ का एक ही हिंट आता है कि यार ये सस्टेनेबल नहीं होगा आगे जाके। और आप देखिए म्यांमार की भी सेम हालत है सर, कितने सारे लोगों ने कितने अलग-अलग जगह में कवर कर लिया है, कब्ज़ा कर लिया, अराकान अलग बैठा है, जनता बीच देश में बैठी है, नॉर्थ में थ्री ब्रदर्स अलायंस है, साकिंग स्टेट, चिन स्टेट और ये सब हैं। तो अलग-अलग चीज़ें हो रखी हैं और ये लगता नहीं है कि ये जुड़ के वापस एक एंटिटी में जा सकता है। तो सर मैप तो हमारे सामने ऑलरेडी चेंज हो रहे हैं। हाँ, ठीक है, अब वो जो पॉलिटिकल मैप्स हैं अभी तक किसी ने अपडेट नहीं करा है उसको। बट चीज़ें तो हमको ऑलरेडी दिख रही हैं कि ये जो पुराना एक हमारे को 5 साल पहले जिस तरह की दुनिया दिखती थी, वो अब दिखेगी नहीं। यूक्रेन का देख लीजिए सर, आधा 20-22% यूक्रेन रशिया ले चुका है। अब रशिया जी को हाँ, आप जी। एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि भैया आप वापस कर दो हमारा यूक्रेन, वो होगा नहीं। तो देखिए मैप तो बदलेंगे सर, और ये चीज़ हमारे आँखों के सामने हो रही है। कई लोगों को रियलाइज़ हो रहा है, कईयों को नहीं हो रहा सर। आदि जी, पहले ज़रा-सा कुछ होता था जम्मू कश्मीर को लेकर के कोई स्टेटमेंट भी दिया जाता था, तो पाकिस्तान छाती पीटना शुरू कर देता था और पूरी दुनिया में जो है वो शोर मचाना शुरू कर देता था। अपने भी कपड़े फाड़ लेता था, दूसरों के भी फाड़ने को तैयार रहता था।
इधर हम देख रहे हैं इतने बड़े-बड़े बयान आ रहे हैं और पाकिस्तान एकदम चुप्पी साधे बैठा रहता है, दड़ मार कर के बैठ जाता है। इसकी 3 वजहें हो सकती हैं। या तो औकात नहीं रह गई है, या उसकी नज़र में भी अब जो पीओजेके का इलाका है, उसके सिर पर एक भार बन के रह गया है और इस हिस्से ने भी उसको तबाह करके रखा हुआ है। और मुस्लिम वर्ल्ड में भी वो अलग-थलग ही है, 1-2 देशों को छोड़ दें, जो गाहे-बगाहे कुछ कह देते हैं। या वो भी नहीं कहते सर आजकल। या तीसरा ऑप्शन ये है कि भई वो मान चुका है कि भारत एक महाशक्ति के रूप में इमर्ज हो रहा है। उसके सामने अब ज़्यादा हेकड़ी चलेगी नहीं, चालबाज़ी चलेगी नहीं और अब ये काठ की हांडी हो चुका है, ये बार-बार चढ़ेगी भी नहीं। यानी डोमेस्टिकली जब उनके सामने प्रॉब्लम्स होती थी, वो घिरते थे, तो कश्मीर का राग अलापना शुरू कर देते थे, उससे उबर जाते थे। पर अब पब्लिक ये समझ चुकी है, अब वो चूरन भी इनका बिक नहीं रहा है, इसलिए चुप हैं। सर इनके अंदर ही हालत इतनी खराब है। अब देखिए, ये अंदर में आपस में कभी इमरान खान को अंदर डालना होता है, कभी बाहर निकालना होता है, कभी ये होता है, कभी बोलते हैं इमरान खान बेवकूफ़ है तो यार टाँगो उसको खत्म करो। उसका भी दम नहीं है आपके पास। तुम्हारी हालत दूसरी तरफ बॉर्डर में कर रखी है। कितना सर वो भारत के साथ कुछ पंगा लेने के लिए इनकी कैपेबिलिटी नहीं है अभी। तो ओवरटली पंगा लेंगे नहीं, ये टेररिज्म और ये सब उल्टे-सीधे काम करेंगे। एक बंदा कोई उठ के चले जाएगा, अभी जैसे इनका जो फॉरेन मिनिस्टर है इशहाक डार, वो जा रहा है बांग्लादेश, दिखाने के लिए एक मीडिया नैरेटिव बनाने के लिए कि देखो जी हम बांग्लादेश जा रहे हैं, हम वापस से एक दोस्त की तरफ होने जा रहे हैं, ये वो एंड ऑल दैट, वो सब बकवास इनकी चलेगी। ना पाकिस्तान के पास कुछ है, ना इनके पास कुछ है, दोनों भिखमंगे हैं, कटोरा लेके घूम रहे हैं इधर से उधर। अ, इनके ऊपर तो कार्टून ही बन रहे हैं, शहबाज शरीफ, यूनुस दोनों ऐसे ये कटोरा पकड़ के बैठे हैं। लड़ क्यों रहे हैं कि आपस में कि भैया किसका कटोरा बड़ा है, किसका छोटा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा और किसी को ये हालत है इनकी। बट यहाँ पर मैं एक छोटी-सी चीज़ बोलूँगा, बांग्लादेश भीख माँगने के लिए में तो आगे निकल गया है सर पाकिस्तान से। ये बात तो माननी पड़ेगी। अच्छा ये हैविंग सेड रीज अभी रिसेंटली ये डेवलपमेंट है। दैट जिस तरह से पैसे बांग्लादेश को मिल रहे हैं, अगर पाकिस्तान को मिल गए सर, वो तो मतलब बल्ले-बल्ले, वहाँ पर तो मिठाइयाँ बाँटेंगे। बट देखिए सर, पाकिस्तान को एक चीज़ पता है कि 2019 के बाद ये जो उनका नैरेटिव था, वो पूरी तरह से फेल हो गया। एंड अभी वो नैरेटिव उछालते हैं, जब उनका आर्मी डे होता है तो उछाल देते हैं, कुछ और चीज़ होती है, कुछ फंक्शन-वंक्शन होता है तो उछाल देते हैं, यूएन में खड़े होके उछाल देंगे। इसके अलावा उनको भी पता है ये नैरेटिव कहीं चल नहीं रहा, कोई खरीद नहीं रहा है इसको। दूसरा क्या है सर, आपकी भी जियोपॉलिटिक्स थोड़ी स्ट्रांग हुई है और ये एक अचीवमेंट है मोदी साहब की कि आपने पाकिस्तान, जो एक टाइम पे आपको एक इरिटेंट था, आपको तंग करता रहता था सारा टाइम, आज उसके पास वो कैपेबिलिटी भी नहीं है कि आपको वो खुलेआम तंग कर सके। जब भी वो कुछ होता है इंसिडेंट, आपको ये चीज़ दिखना चाहिए कि वो एकदम शांत हो जाते हैं, उसको यार ओ हो कश्मीर में कुछ हो गया, ब्लडी हेल, यू नो, एक वो दिखता है कि उनको एक डर सा लगता है कि यार ठीक है, हमको करना भी है और नहीं भी करना है टाइप्स। अगर नहीं करा तो पूरा गेम ही हाथ से जाएगा, अगर करा तो यार कुछ ज़्यादा हो गया तो बैंड बजा देंगे। तो वो भी एक डर है। इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर सर आपका ज़्यादा चलता है, अब वो तो बड़ा क्लियर है, मोदी साहब जहाँ जाते हैं उनको हेड ऑफ यू नो टॉप अवार्ड्स, ये वो सब कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो देखिए ओवरऑल होता है ना सर, एक एक पिक्चर को बनाने के लिए एक ओवरऑल जो चीज़ें होती हैं, वो पाकिस्तान के साथ अभी इस दौर पे नहीं है। अमेरिका पहले बात सुन लेता था, यूएन में कोई एक आधा स्टेटमेंट आ जाता था, आजकल वो भी नहीं सुनता बात इसकी। चाइना सुन लेता था कभी-कभार, तो एक आधी स्टेटमेंट-वेटमेंट वो भी दे देता था, अब वो भी नहीं सुनता उसकी बात। तो देखिए पाकिस्तान की जो अपनी रेलेवेंस है, जो एक एक अस्तित्व था पाकिस्तान का, वो पूरी तरह से खराब हो चुका है सर। और ये इनकी अपनी करतूतें हैं। हाँ, ऊपर से भारत ने थोड़ा मिर्ची मसाला ज़रूर लगाया है, जो एफएटीएफ में इनकी नाकें रगड़ी थी ज़मीन के ऊपर, वो हमारा काम था, देयर इज़ नो क्वेस्चन। एंड वो एक विक्ट्री हुई है हमारी फॉरेन पॉलिसी की, किस तरह से भारत और पाकिस्तान को अलग किया जाए। नहीं तो दुनिया हमेशा इंडिया-पाक बोलती थी, ठीक है? तो हमारा कंपैरिज़न हमेशा पाकिस्तान से होता था, जो एक घिसा-पिटा मुल्क था। आज दुनिया एफ-पाक बोलती है, अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान। तो इंडिया पाक वाला जो हाइफनेशन था, जो एक साथ में लोग बोलते थे, वो भी खत्म हो गया और वो आपने सबसे बड़ी जो आपने अचीवमेंट करी कि मिडल ईस्ट के मुस्लिम देशों ने भी बोलना बंद कर दिया इंडिया पाक। तो इंडिया के साथ सेपरेट रखते हैं, पाकिस्तान के साथ सेपरेट रखते हैं और पाकिस्तान को लिटरली अभी तो जूतों पे लगा रखा है। तो इनकी जो जियोपॉलिटिकल वेट था सर पाकिस्तान का, वो इतना बचा नहीं है, ना उनके पास कैपेबिलिटी है कुछ करने की। अब देखिए सर, बोलते हैं ना, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ये तो हालत है इनकी। अ सिर मुंडवाते ओले पड़े, जितने भी आप हिंदी के मुहावरे पुराने देख लीजिए, सारे फिट बैठते हैं पाकिस्तान के ऊपर। मतलब किसी ने लिखे ही होंगे किसी ऐसे देश के बारे में जिसकी नैया इतनी बुरी तरह डूबने वाली है।
प्लस देखिए सर, एक चीज़ है, ये सब बोलने के बाद भी मैं एक चीज़ बोलूँगा कि पाकिस्तान की जो एक कैपेबिलिटी है आपके अंदर अराजकता फैलाने की, आपके अंदर टेररिज़्म भेजने की, ये हमेशा रहेगी। क्योंकि ये पाकिस्तान एज़ अ कंट्री की कैपेबिलिटी नहीं है सर, ये उनकी जो जिहादी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ये जो यू नो जो इनका ड्रग नेटवर्क है, जो इनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, उससे इनको पैसे-पूसे काफ़ी मिल जाते हैं और उससे ये सब काम इनका चलेगा। अब उसमें भी आप उँगली करके बैठे हो सर, कभी अननोन गनमैन भेज देते हो, कभी कहाँ पर कोई डॉक्टर-वॉक्टर आ जाता है जिससे हार्ट अटैक आ जाते हैं लोगों को। अभी बैक टू बैक 2-3 लोगों को हार्ट अटैक हो गए, ये मसूद अज़हर को 2-3 लोगों के हार्ट अटैक देख के अपने आप को हार्ट अटैक हो गया। तो ये भी चक्कर है। तो बेचारे अब देखो रोते हुए गए अमेरिका के पास कि देखो यार भारत आके हमको अंदर मार रहा है, कुछ तो करो यहाँ पर एटलीस्ट। तो वो भी देखिए अमेरिका की तरफ से अच्छा ठीक है कुछ करते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल डाल दिया। उसके आगे वो भी कुछ करने को राज़ी नहीं है बिकॉज़ देखिए सर जैसे-जैसे आपका वेट बढ़ेगा, वैसे-वैसे ये चीज़ें थोड़ी और इर्रेलेवेंट हो जाएँगी। और ये पाकिस्तान को पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया सर, कभी तो लगता है समझ में आ गया, लेकिन कभी-कभी ऐसी बहकी-बहकी बातें करते हैं कि लगता नहीं है समझ में आया है ये। अभी जैसे बांग्लादेश के पीछे पड़ गए हैं सर कि भैया हम आपके साथ दोस्त हैं, हम आपको आपके साथ ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे। जमात के साथ हाँ ठीक है आप कर लो, बट बांग्लादेशी भूले नहीं है इन चीज़ को। आप सर इनके बांग्लादेशियों के वीडियोज़ देखिए, बंगाली में होते हैं वो, उसके नीचे कमेंट्स पढ़िए सर। आपको मज़ा आएगा बड़ा पढ़ के। लोग गालियाँ निकालते हैं, बोलते हैं तुम साले रज़ाकार हो। कहाँ इनके पीछे पड़ रहे हो? इन्होंने हमारी दादी को मारा, कोई बोलता है मेरी दादी को मारा, कोई बोलता है मेरी नानी को मारा और फिर तुम जाके इसके पीछे पड़ रहे हो। तो ये भी चीज़ें हैं सर। तो ये मीडिया नैरेटिव खेलेंगे, बट बियॉन्ड व्हिच सर पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी नहीं है इस टाइम पे। इनको ये नहीं समझ आ रहा सर इमरान खान के साथ क्या करना है, अंदर डालना है, बाहर फेंकना है, करना क्या है, वो नहीं पता। बाकी तो सर छोड़ ही दो क्या ये लोग आगे जाएँगे। बट सर देखिए मैं जैसे दोबारा रिपीट करूँगा कि पंजाब के अंदर उल्टे काम करने की कैपेबिलिटी, कश्मीर के अंदर उल्टे काम करने की कैपेबिलिटी ये इनके पास रहेगी। देयर इज़ नो क्वेश्चन क्योंकि इनके जो पालतू टट्टू हैं, वो सारे ये ड्रग मनी और ये एक्सटॉर्शन के पैसे से ये सब उल्टे-सीधे काम करते हैं। और हमको पता ही है कि ये जो अभी अब पिछले हफ्ते में देखिए पिछले महीने में 25 दिनों में 8 ग्रेनेड ब्लास्ट हुए पंजाब के अंदर 8 पुलिस स्टेशंस गुरदासपुर में 2 हुए। और इसमें जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि भई पाकिस्तानी कनेक्शंस थे। बब्बर खालसा फोर्स थी और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स थी। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का चीफ मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बरप्रीत सिंह या ऐसी कुछ नाम है उसका। वो तो रहता ही पाकिस्तान में है। तो ये काम करने की उसकी कैपेबिलिटी है और ये काम करने की कैपेबिलिटी थोड़ा टाइम और रहेगी। हैविंग सेड दैट टू बिहेव लाइक अ कंट्री एक देश की तरह अपने आप को दुनिया में दिखाना उसकी कैपेबिलिटी अब सैडली खत्म हो चुकी है पाकिस्तान की। एक्चुअल में दोनों तरफ कुछ टेढ़ी पूँछ वाले बैठे हुए हैं, तो वो तो करते रहेंगे, पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो 20 जनवरी के बाद कुछ बदलेगा क्या आदि जी आपकी दृष्टि में? या वहाँ हिंदुओं पर इसी तरीके से अटैक होते रहेंगे? और बहुत सारे लोगों का कहना था, मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं कि जी 20 जनवरी के बाद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये इतना जल्दी होगा क्या? देखिए सर, हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि जो इसका सपोर्ट स्ट्रक्चर था अमेरिका में, उनके ऊपर तो ऑलरेडी केसेज़-वेसेज़ आने शुरू हो गए हैं, लोग बोलना शुरू हो गए हैं वहाँ पर। बट देखिए सर, यूनुस ऐसे नहीं भागेगा क्योंकि ट्रम्प है, यूनुस बोलेगा, "हाय, मेरे दिल में तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को पेरिस जाना है इलाज के लिए", ऐसा कुछ बकवास करेगा वो। देखिए सर, वो जाने से पहले ये जो मिलिट्री है वहाँ पर, मिलिट्री बड़ी नाखुश है इससे। इससे बात नहीं करती है मिलिट्री। मिलिट्री के चीफ ने इससे करीब 2 महीने हो गए हैं कि यूनुस के साथ बात ही नहीं करी है। तो इतनी थोड़ी टेंशन्स वहाँ पर चल रही हैं। क्योंकि मिलिट्री को ये चीज़ दिखती है कि यार ये कर क्या रहे हैं? ये तो पूरी जिहादी खड़ा कर दिया हमारे सिर के ऊपर और ये जिहादियों का कोई वजूद नहीं होता सर। कहीं किस तरफ जाएगा, कौन क्या करेगा, किसी को नहीं पता। अब देखिए सर सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग के अंदर आग लग गई, ठीक है? जी। अब वो सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग क्या थी सर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ था, ये था, वो था, सब उसके अंदर। एक भी इनका जो सो कॉल्ड एडवाइज़र है, जो सो कॉल्ड ये गवर्नमेंट के अंदर बंदे हैं, एक नहीं आया सर, देखने के लिए कि आग कैसे लगी, कहाँ लगी, क्यों लगी, किसने लगाई? तो उनके देश के अंदर तो लोग बोल रहे हैं कि यार हमने एक चोर को हटाया, दूसरे चोर को बिठा के रख दिया, ये किया क्या हमने? क्योंकि लोग अब ये बोलना शुरू हो गए कि यार तुमने यहाँ पर आग लगाई क्योंकि तुम्हारे जो तुमने पिछले 4 महीने में पैसे जो चुराए हैं, ये छुपाने के लिए तुमने आग लगाई है। तो ये भी एक नैरेटिव निकलना शुरू हो गया है। यूनुस के ऊपर देखिए सर उसका कंट्रोल तो वैसे भी नहीं है और ये जो डीप स्टेट वाले हैं इनको बड़ा लगता है कि हम एक नोबेल पीस प्राइज़ वाले को डाल देंगे, नोबेल प्राइज़ वाले को डाल देंगे। हमारे पास भी थे ना सर चीफ इकोनॉमिस्ट नोबेल प्राइज़, पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या। उनको लगता है बस नोबेल प्राइज़ मिलने से बंदा एकदम सुपर लीडर बन जाता है।
वो नहीं होता सर, वो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ अलग चीज़ें चाहिए होती हैं और यूनुस हिमसेल्फ हैज़ वेरी हार्डकोर रेडिकल कनेक्शन सर। ये एक ऑर्गनाइजेशन का पार्ट है जिसका नाम है अराकान सॉलिडारिटी रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गनाइजेशन, आरएसओ करके इसका नाम है। और रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गनाइजेशन सर, ये एक हथियार पकड़ के घूमती है, ये ग्रुप यूनिफॉर्म्ड हथियार पकड़ने वाली ग्रुप है। तो ये उल्टे काम करते हुए इन्होंने म्यांमार में काफ़ी झगड़े हुए हैं, बांग्लादेश की आर्मी के साथ झगड़े तक हुए हैं इनके, और ये उसका पार्ट है बेसिकली। और जिस तरह से सर इस्लामिज़्म फैल रहा है वहाँ पर, देखिए कई लोगों को लगता है कि भई डी-रेडिकलाइज़ेशन हो रही है, मेरे को तो कहीं दिखती नहीं है, मेरे को तो री-रेडिकलाइज़ेशन दिखती है, ज़्यादातर। हमारे देश में भी देख लीजिए कितने सारे छोटे-छोटे बांग्लादेश हर जगह फैले हुए हैं। अब संभल में जिस तरह से चीज़ें हुई, हमको तो बड़ा क्लियरली दिखा ये बांग्लादेश है, गाज़ा है, क्या है, पता ही है हमको क्या हो रहा है वहाँ पर। तो ये बिल्कुल। री-रेडिकलाइज़ेशन चल रहा है सर बांग्लादेश का, और यहाँ पर थोड़ा हमको तकलीफ होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे अगर मिलिट्री भी ले ले ऊपर, लेकिन जो जमात की फोर्सेज़ हैं वहाँ पर, जो तब्लीगी जमात की फोर्सेज़ हैं, जमात-ए-इस्लामी की फोर्सेज़ हैं, हिज़्बुल तहरीर की फोर्सेज़ हैं, अंसरुल बंगला की फोर्सेज़ हैं, ये रोहिंग्या की फोर्सेज़ हैं। अंसरुल बंगला का तो आपने देखा अभी 10-12 बंदे उठाए हैं इन लोगों ने, जो चिकन नेक के अंदर उल्टे काम करने वाले थे। तो ये आपके साथ थोड़ा-सा गेम खेलने की कोशिश होगी, चाहे वो बांग्लादेशी गवर्नमेंट चाहे या ना चाहे, ये होगा सर, देयर इज़ नो क्वेश्चन। और देखिए शेख हसीना के टाइम पे भी इतने जो इल्लीगल घुसते थे, तो इसमें भी मेरे को तो कहीं न कहीं दिखता ही है कि शेख हसीना भी भगाती होगी अपने लोगों को, जा यार यहाँ से, मैं कहाँ खिलाऊँगी तेरे को यहाँ पर, जा, जा वहाँ पर। और अभी आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो उनको, नेक्सस तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, और इतना आसान नहीं है। लोग बोलते हैं यार मुझे पता है कहाँ है, उनको उठा के फेंको। एज़ अ गवर्नमेंट वो चीज़ कर नहीं सकते ना, आपको पूरी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, कहाँ से आया, क्या नहीं हुआ, वो सब करना पड़ता है। प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो ये चक्कर है सर, और ये चक्कर रहेगा थोड़े टाइम तक, बट बांग्लादेश का फ्यूचर बहुत ब्लीक है सर। उनकी इकोनॉमी गिरेगी बहुत जल्दी। अभी तो पैसे-पूसे मिल रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प आया नहीं है, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प आएगा, उसके बाद मेरे हिसाब से पैसे बंद हो जाएँगे इनके। और जैसे ही पैसे बंद हुए तो फिर वो जो एक स्ट्रक्चर लेके ये लोग बैठे हुए हैं कि यूनुस के साथ हम ये करेंगे, वो सब जाएगा सर। टू अ पॉइंट मैं आपको बताऊँ, एक इनकी ऑर्गनाइज़ेशन है स्टूडेंट्स एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑर्गनाइज़ेशन। इन्होंने बोला है कि जो चीज़ों पे गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी, उस चीज़ों पे हम अपने आप काम करेंगे। तो एक मीडिया हाउस है, उसने कुछ कुछ लिख दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इंटरिम गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो इन लोगों ने कंप्लेंट डाली यूनुस को कि साहब इसको हटाओ। वो कुछ कर नहीं पाया क्योंकि उसके भी हाथ बंधे हुए हैं। अब ये जाके सर उसके ऑफिस में जाके इन लोगों ने 5-6 लोगों को पिटाई करी, उसके ओनर को धमकाया, उसके वहाँ पर ऑफिस तोड़ दिया, समर टीवी करके है। तो ये और खुले में बोलते हैं कि भाई हम ये काम करेंगे। तो इनको कौन कंट्रोल करेगा सर? लॉ एंड ऑर्डर नहीं है आपका सड़क के ऊपर, ये चीज़ें नहीं है। और अगर ये चीज़ें होंगी तो सर फिर आपकी इकोनॉमी दबे में जाएगी। इनके पास 2 मेन इकोनॉमी के फीचर्स हैं सर। एक है ये जो गारमेंट इंडस्ट्री, इनका गारमेंट इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट ड्रॉप हुआ है ऑलरेडी 6.1%। भारत का अप हुआ है 6.5%, ये पिछले 3 महीनों के अंदर। दूसरा इनका बिज़नेस है, और पूरा इनका बिज़नेस ऑलरेडी शिफ्ट हो रहा है इस तरफ। दूसरा बिज़नेस है सर इनका शिप ब्रेकिंग का, जो सदर्न पोर्ट्स में होता है सर, पुराने-पुराने वेस्टर्न कंट्री से हर जगह से शिप्स आते हैं, तोड़-ताड़ के फिर इसका मेटल-वेटल करके ये लोग अपनी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, और बाकी एक्सपोर्ट भी करते हैं ये लोग, क्योंकि वो रॉ वो हो जाता है ना, मेटल हो जाता है तो उसको रिसाइकिल करके लोग यूज़ करते हैं। ये 2 बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं सर। शिप ब्रेकिंग तो ख़ैर थोड़ा बहुत चलता रहेगा, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा एक इंडस्ट्री थी, जिसका ना जो गारमेंट्स का था, वो बहुत मुश्किल है इस हालात में चलना। लास्टली मैं एक चीज़ बोलूँगा कि सर इनको भी ये चीज़ पता चल चुकी है कि भई आप भारत के ऊपर डिपेंडेंट हो। 25,000 टन आपने राइस माँगा, अभी सुनने में आ रहा है कि 1 लाख टन और माँगने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो सर अगर आपको इतनी डिपेंडेंसी है भारत के ऊपर तो कहाँ जाएँगे ये? क्या करेंगे आप? बिल्कुल। और ये थोड़ी लंबी गेम रहेगी, बट यूनुस का टाइम मैं एग्री करता हूँ, धीरे-धीरे करके अब टाइम अप आना शुरू हो रहा है। वो कब होगा? 20 जनवरी को होगा, 22 को होगा, 26 को होगा, मार्च में होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है बोलना, बट सर मेरे को लगता नहीं है 5-6 महीने से ज़्यादा ये टिक पाएगा वहाँ पर। और ये जो बीच में खबर आ रही थी कि अराकान आर्मी ने वो सेंट मार्टिन आइलैंड पर जो है कब्जा कर लिया है। कब्ज़ा नहीं करा सर, उन्होंने क्लेम करा है, और ये पुराना क्लेम उनका करेक्ट है क्योंकि म्यांमार का पार्ट था वो, और जब ये अंग्रेज़ों ने डिवाइड करा था तो एक ये आइलैंड दे उठा के इनको दे दिया था बांग्लादेशियों को, फिशिंग कर लो यहाँ पर जाके टाइप्स। अराकान की तरफ देखिए उनके पास 30-40 हज़ार सोल्जर्स हैं इस टाइम पे अराकान में, और वो लड़ाई करके अभी निकले हैं बाहर, और एक स्टेट के साथ लड़के जीते हैं वो, जो भी कह लीजिए आप। तो उनको 6 से 8 हज़ार की कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं।
ठीक है, ये ऑफ़िशियल फिगर्स बता रहा हूँ मैं आपको और मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं किच कुछ लोगों के साथ उस रीजन में टच में हूँ। और उनका अभी नज़रिया ये रहेगा सर देखिए अब आप बोलते हैं राह की साजिश है, क्या है? उन्होंने क्या किया है सर वहाँ से जाके ना जो बांग्लादेश लेता था चावल अपना सारा म्यांमार से, इन्होंने वो पूरा बंद कर दिया है। तो तभी सडनली ये बांग्लादेश में से रोना शुरू हो गए हैं, "ओए चावल दे दो भाई, चावल दे दो, चावल दे दो" और चावल के बिना सर बंगाल में आप खाना नहीं खा सकते। जो पूरा बंगाली रीजन है, वहाँ पर खाना खाना मुश्किल होता है। और जहाँ-जहाँ मच्छी पर उनकी बंगाली हाँ, मच्छी उनकी बंगाली उसी से जी, बंगाली इन्फ्लुएंस भी असम जैसे स्टेट्स में, सादर्न त्रिपुरा और ये सब स्टेट्स के अंदर, जहाँ पर बंगाली फूड का, कल्चर का इन्फ्लुएंस है, वहाँ पर भी आप नहीं खा सकते विदाउट राइस। तो अगर आपके चावल ही बंद हो जाएँ, तो फिर आप भीख ही माँगोगे सर, वही आपको दिखता है कि भीख माँग रहा है वो। दूसरा इनका क्या क्या गेम है सर, बांग्लादेश ना बहुत इल्लीगल फिशिंग करता है। नाफ रिवर है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में, जहाँ से एक्सेस पॉइंट निकलता है और वो सेंट मार्टिन्स की तरफ जाता है और सेंट मार्टिन के आस-पास खड़े होके ये लोग काफ़ी इल्लीगल फिशिंग करते हैं। तो इन लोगों का ये मेन एक नज़रिया है कि यार ये फिशिंग रोकनी है। तो फिशिंग रोकने के लिए ये जाके इनके साथ भिड़ना शुरू हो गए हैं। तो तभी क्या हुआ है कि उसका जो रूट है सेंट मार्टिन आइलैंड का, वो रूट पे अभी इनका डोमिनेशन धीरे-धीरे करके आ रहा है। तो अब आप कह सकते हैं हाँ, रूट रोक लिया तो फिर कब्ज़ा कैसा? बट ज़मीन पे वो लोग सेंट मार्टिन पे अभी नहीं है। बट वो रूट रोक के बैठे हैं सर। ये चीज़ बड़ी क्लियर है। जाने से पहले अमेरिका का ज़रूर एक बार चर्चा कर लें आदि जी, 3 बड़े सर हमले और 24 घंटे के भीतर अभी हम 3 जनवरी को बात कर रहे हैं यानी 17 दिन बाद ट्रंप साहब ओवल ऑफिस में आएँगे। उससे पहले उनका स्वागत शुरू हो चुका है और एक एक तो अजीबो-गरीब घटना हुई है। ट्रंप साहब का होटल है और एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का व्हीकल साइबर है ट्रक जिसमें विस्फोट हुआ है। तो ये क्या बड़े संदेश और संकेत हैं क्या? देखिए सर ये बड़ा यू नो अगर मैं आपको कुछ बोलूँ ना आप भी शॉक हो जाओगे कि यार ये क्या बोल रहा है। बट सर मेरे को तो लगता है ये कुछ अंदर से काम किया है। क्योंकि अमेरिका में सर जिहादियों को यूज़ करने का बहुत टाइम से एक पॉलिसी रही है। ठीक है? रेडिकल इस्लाम वैसे भी हालत खराब कर देता है। बट जो यूज़ करते हैं ना रेडिकल इस्लाम को जैसे देश लाइक अमेरिका, वो और भी हालत खराब करते हैं सर। तो मेरे हिसाब से ही कुछ अंदर से हुआ है और ये कुछ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो ट्रम्प आ जाएगा, वो ये सँभाल नहीं पाएगा या ट्रम्प आ जाएगा, सबको फेंक देगा। तो थोड़ा एक विक्टिम कार्ड भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबको काफ़ी एक बड़ा एक कुछ नैरेटिव बनता हुआ दिखता है यहाँ पर। क्योंकि देखिए ये जब चल रहा था सर उसी टाइम पे इस जिस टाइम पे ये अटैक हुआ न्यूयॉर्क के अंदर प्रो हमास रैली चल रही थी। उसी समय पे एग्ज़ैक्ट मोमेंट पे जब वो वहाँ पर गोलियाँ चला रहा था, इनके देशवासी मार रहा था, यहाँ पर वो प्रो हमास रैली कर रहे थे न्यूयॉर्क के अंदर। तो ये एक बड़ा कन्फ्यूज़ सा सिनेरियो है सर बट देखिए मेरे हिसाब से तो सबसे जो खराब इसके अंदर से नैरेटिव निकला है, वो यही है कि सर आपका एक रिटायर्ड वेटरन है जिसने लोगों के अंदर गाड़ी घुसा दी। तो या तो आप अपने वेटरन्स का ध्यान नहीं रखते, या तो आपको ये नहीं पता चल रहा कि भैया कितने लोग आईसिस वाले घुस चुके हैं आपके देश के अंदर। दोनों ही सिनेरियो खराब है सर, बहुत खराब और है क्योंकि यहाँ तक कि आपकी मिलिट्री में घुस गए हैं। ठीक है? और जो दूसरे बंदे ने एक जो कार्यक्रम किया है, वो तो एक सर्विंग बंदा है सर, फोर्ट ब्रैग्स में से आता है। उसने यूनिफ़ॉर्म अभी भी पहनी हुई, उसने उतारी नहीं है। तो ये बड़े डेंजरस सी चीज़ें हैं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं और इनका ऑनलाइन रेडिकलाइज़ेशन चल रही है इनके देश के अंदर, इनको पता ही नहीं चल रहा। मेरे को लगता नहीं है सर इतने बेवकूफ़ तो ये भी हैं। पता है इनको सब कुछ चलता है बट ये सब चीज़ों को यूज़ करते हैं सर अपना एक नैरेटिव बनाने के लिए, अपना एक गेम खेलने के लिए। इनको लोगों से कोई प्यार नहीं है सर। इनको किसी से कोई प्यार नहीं है, इनको अपना सर्वाइवेबिलिटी देखना है सर, इनको अपना गेम देखना है। और देखिए सर ये सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी मज़ाक है कि ये जो लेफ्टिस्ट हैं, अपने आप को पहले तो लिबरल्स बोलते हैं वो, तो लेफ्टिस्ट कभी लिबरल हो नहीं सकता। और उसमें लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट का कितना गठजोड़ है आपको ये देख के हैरानी होगी क्योंकि दोनों अगर जैसे कहीं लड़ाई हुई किसी जगह के अंदर और ये दोनों जीते, सर सबसे पहली चीज़ ये क्या करेंगे एक-दूसरे का गला काटेंगे। तो ये तो हालत है इनकी सर। तो अभी क्या बोलें लेकिन ये तो सर आप और हम एनालिसिस कर रहे हैं। बट अगर आप जनरल पब्लिक की तरफ से देखें अमेरिका के अंदर, उनको दिखता है यार ये रेडिकल इस्लाम आ गया हमारे देश के अंदर। और आईसिस का झंडा वहाँ पर लेके बैठा हुआ बंदा। अब वो प्लांट था, नहीं था,
जान के कराया है, वो सब बात की बात है। बट लोगों को जो आम जनता है, जो अमरीकी जनता जो सड़क पे चल रही है, उसको तो ये दिखता है ना कि भैया रेडिकल इस्लाम आ गया मेरे देश के अंदर। जो चीज़ पहले इंडिया के अंदर होती थी, पाकिस्तान के अंदर होती थी, अफ़गानिस्तान के अंदर होती थी, इराक के अंदर होती थी, अब ये अमेरिका के अंदर होगी। तो लोगों को तो ये दिख रहा है सर बड़ा क्लियरली। आप देखिए यूरोप में कल यूके के अंदर कल उनके पार्लियामेंट में खड़े होके एक मिनिस्टर ने ये चीज़ बोली कि पिछले 25 साल में 2.5 लाख लड़कियों का रेप हुआ है लंदन एरिया के अंदर। और श्वेत लड़कियों के साथ हुआ है। जी, और किसने करा है सर? ग्रूमिंग गैंग्स ने करा है। अब वो ग्रूमिंग गैंग्स कौन है? पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। अब फनी चीज़ देखिए सर, वो जो बंदा न्यू ऑरलीन्स वाला अटैकर है, उसका भी लिंक पाकिस्तान से ही बनता है, उसका फादर या कुछ पाकिस्तानी है, क्या है मेरे को नहीं पता, कुछ है। तो ये इनको वही दिखेगा कि सर ये तो भैया हमने खेल दिया है, पब्लिक को ये चीज़ दिखेगी। गवर्नमेंट का ऐसा है कि सर देखिए ये अमेरिका की ना ये गहरा राज्य जो जिसको मैं बोलता हूँ, इसका एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी है। जिस चीज़ को छुओ सारा आग लगा दो वहाँ पर। अभी पाकिस्तान की हालत खराब हो रखी है, आपको इतना तंग नहीं कर सकता तो बांग्लादेश खोल दो इनके सामने और वहाँ पर जिहाद को घुसा दो और जिहादी घुसा दिया, अब देखिए हमारी दूसरी तरफ वहाँ पर जिहाद, जिहाद, जिहाद शुरू हो जाएगा। तो इनका ये स्कॉच तक पॉलिसी है सर, सीरिया में इन्होंने हालत खराब कर दी। यूक्रेन में देखिए सर रशिया के अंदर रॉकेट फेंक रहे हैं, एक जनरल को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आज पता चल रहा है चाइना में बड़ी जबरदस्त एक वायरस फैल रहा है बड़ी जोर से। पता ही नहीं चल रहा वो सच है कि नहीं है, लेकिन काफ़ी न्यूज़ में हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कवर करा है कि भैया चाइना में वायरस फैल रहा है फिर से। तो ये सर इनका कोई भरोसा नहीं है। ये बिकॉज़ अपनी जो लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, अपनी पावर को एक जगह पे रखने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। अगर ये अल नुस्रा फ्रंट का जो आईसिस जैसा एक बंदा जोलानी को लेके अभी ये लोग सीरिया में ये सब काम कर सकते हैं, उसको टेररिस्ट लिस्ट से हटा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं उसके साथ, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे ऐसा दिखता है कि सर थोड़ा-सा डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश है, थोड़ा-सा एक एंटी इमिग्रेंट नैरेटिव बनाने की कोशिश है और तीसरा ट्रम्प को एक चैलेंज देने की कोशिश है कि बेटा तू आ रहा है, तू ये संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा? ये तो अभी एक ट्रेलर है, देख अभी और फटेंगे बम, क्या करेगा फिर तू? तो ये भी चीज़ें हैं सर। अब जो भी कह लीजिए सर किसी लीडर के देखभाल के टाइम पे अगर उसके उसके देश में टेररिस्ट अटैक होता है, शर्मनाक बात होती है सर, देख के थोड़ा बुरा ही लगता है, शर्मनाक बात भी होती है, सब कुछ होता है। तो वो बात भी है सर, आपका कहना भी ठीक है, ट्रम्प के आने से पहले थोड़े पटाखे चला रहे हैं, वो भी हो सकता है। बट सर जो भी कह लीजिए, ये जितनी भी सिनेरियोज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपको एक ही चीज़ दिखाती है कि ये सोसाइटी का जो एक लेवल है, ये सोसाइटी का जो एक थॉट प्रोसेस है, ये सोसाइटी का जो एक तरीका है काम करने का, वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। और इसमें कोई ट्रम्प 2 डाउट नहीं होने चाहिए सर। ट्रम्प ने तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रखी हैं, ये रुकवा दूँगा, युद्ध रुकवा दूँगा, ऐसा कर दूँगा, डीप स्टेट को खत्म कर दूँगा। कितनी बड़ी चुनौतियाँ होने जा रही हैं ट्रम्प के लिए। सर डीप स्टेट को पहले तो खत्म आप कर नहीं सकते। ये तो मैं पहले दिन जब मैंने ट्रम्प का स्टेटमेंट सुना था, मैंने उसी टाइम पे बोला था, ये गलत बोल रहा है। और ट्रम्प के अंदर भी ये बेवकूफ़ी है कि सर बहुत बोलता है, थोड़ा ज़्यादा ही बोलता है, अपने पूरे पत्ते खोल के बैठ जाता है। इस भाई को बोलो यार आके दिवाली में हमारे साथ 3 पत्ते खेले, थोड़ा समझे कैसे गेम खेलते हैं। यू नो ये चीज़ें नहीं बोली जाती खुले में। आपका जो करना है आप चुपचाप करिए यार, खुले में क्यों इतना बकवास कर रहे हो कि भई लोग अभी 6 महीने में आके इसको लोग पूछेंगे, "हाँ भाई, तूने बोला था मैं 1 दिन के अंदर यूक्रेन की वॉर खत्म कर दूँगा, क्या हो गया भई? अभी तक क्यों नहीं कर पाए?" फिर ये खुद फँसेगा उन चीज़ों के अंदर। तो ये तो बड़ी-बड़ी प्रॉमिसेस दे दिए हैं, अब खुद ही बोल रहा है नहीं-नहीं यूक्रेन में थोड़े चैलेंजेस हैं, ये हैं, वो हैं। अब ये कैसा है क्योंकि सर जैसे-जैसे डेट पास आ रही है, इसको इंटेलिजेंस आनी शुरू हो गई होगी सर, इंटेलिजेंस ब्रीफिंग शुरू हो गई होंगी, तो असलियत दिखनी शुरू होगी, अच्छा हम लोग इतनी इतनी बुरी तरह फँसे हुए हैं, ओए होए 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 होए! यहाँ से तो निकलना मुश्किल है। तो ये रियलाइज़ेशन धीरे-धीरे करके होगी उसको भी। अब देखिए सर ट्रम्प का भी एक मैवरिक बंदा है वो, ठीक है? कोई उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता किस तरफ जाएगा, क्या करेगा और उसके पास उसने और भी जबरदस्त बंदे रखे हैं, विवेक रामास्वामी, इलॉन मस्क की तरह। अब देखिए किस तरह भारत के ऊपर टारगेटिंग कर रहे हैं लोग, ठीक है? जो एक 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 सेगमेंट है वहाँ का। अब मैं सही में बताऊँ ये भारत के ऊपर टारगेटिंग किसके लिए करते हैं सर? एंगेजमेंट के लिए, क्योंकि ट्विटर में आप कुछ एंटी इंडिया लिख दो, लोग खाने को चढ़ जाते हैं आपके ऊपर। भारत में नेशनलिज़्म है तो लोग ख चढ़ जाते हैं, तो इनको पैसे बनते हैं सर। उस चक्कर में भी करते हैं। दूसरा चक्कर ये है कि इनकी अपनी पॉलिटिक्स के अंदर भी हम फँसे हुए हैं क्योंकि भारत एक भारतीय जो वहाँ पर मूल है, वो एक स्ट्रॉन्ग गुट बन के बाहर निकला इस इलेक्शन के टाइम पे। तो इन लोगों को वो भी दिखता है कि यार इन लोगों ने हमारे को मात दी, जो पहले हमको वोट देते थे, हम आज इस बारी हमको वोट नहीं दिया इन लोगों ने। ये भी चक्रे हैं। काफ़ी सारे चैलेंजेज़ हैं सर ये अमेरिका का देखिए इट्स अ वेरी, वेरी डर्टी सिनेरियो बहुत ही गंदी चीज़ है
और सबसे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ तो ये है कि इनके वेटरन्स ने आके ये सब काम करा है। तो आई मीन क्या बोले उसके बाद कोई? अगर तुम्हारे वेटरन्स की इतनी हालत खराब है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपने आप नहीं कराया, तुम्हारे वेटरन्स की इतनी हालत खराब है कि तुम उनको ध्यान नहीं रख पा रहे, वो गाड़ियों में बंदूकें लेके जाके 15-20 लोगों को ठोक देते हैं, किसी होटल के आगे जाके आग लगा देते हैं। अगर ये तुम्हारी हालत है वेटरन्स की, तो भैया गॉड सेव अमेरिका। आदि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और कितने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से भी निवेदन है कि वो आदि जी का जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, उसको भी देखें। और आप सब जुड़े, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। आदि जी चैनल का ज़रूर नाम बता दीजिए एक बार। डेफ टॉक्स बाय आदि जी, लिखा हुआ है जी यहाँ पर। जी, जी। और थैंक यू सो अगर मच। आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ऊपर एक क्यूआर कोड है, आप वहाँ जाकर के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आदि जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार नमस्कार। सर। जय हिंद। जय हिंद।